सीबीआई के सोर्सेज से मीडिया में खबर आई कि ब्रजेश सिंह जिंदा है और मलेशिया में अपने परिवार के साथ रह रहा है। वही मलेशिया जहां दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ रह चुका छोटा राजन रह रहा था। दरअसल साल 2003 में झारखंड के धनबाद में कोयला व्यवसाय से जुड़े प्रमोद कुमार सिंह की मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने हत्या कर दी थी और इसी सिलसिले में सीबीआई ने एक आरोपी सुरेश सिंह को गिरफ्तार किया था। सुरेश सिंह से सीबीआई ने पूछा, हत्या में कौन कौन शामिल था, किसने प्रमोद कुमार की सुपारी ली थी? सुरेश सिंह ने कहा, त्रिभुवन सिंह ने ली थी और अभी वो काठमांडू में है। सीबीआई ने त्रिभुवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और जब त्रिभुवन से पूछा तो उसने कहा, साहब देखिए, मेरा इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। यह हत्या तो ब्रजेश सिंह के कहने पर की गई है, उसी ने मरवाया है। सीबीआई की टीम ने त्रिभुवन सिंह की अच्छे से खातिरदारी की और डांटते हुए कहा, मूर्ख बना रहे हो, बेवकूफ समझा है हमें। ब्रजेश सिंह मर चुका है और तुम मरे हुए आदमी पर आरोप लगाकर बचना चाहते हो। त्रिभुवन ने कहा, किसने कहा कि ब्रजेश सिंह मर गया है? वो तो बड़े आराम से मलेशिया में है और मौत से अपने परिवार के साथ रह रहा है। शायद ये भटकाने वाली एक चाल थी। ब्रजेश सिंह तब तक नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड में अपना बिजनेस बढ़ा रहा था। इस बीच में साल 2007 में ब्रजेश सिंह और उसके भाई त्रिभुवन सिंह ने दिल्ली में एक कोयला व्यापारी को फोन करके 50 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी मांगी और यहीं से दिल्ली पुलिस ब्रजेश की तलाश में लग गई। कई राज्यों में घूमते हुए एक दिन मुखबिर से खबर मिली कि ब्रजेश सिंह कोलकाता से भुवनेश्वर ट्रेन में यात्रा कर रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के संजीव कुमार यादव ने कोलकाता और भुवनेश्वर के बीच जाल बिछाना शुरू किया। लेकिन मुश्किल ये थी कि उनके पास या देश की किसी भी एजेंसी के पास ब्रजेश सिंह की पहचान करने के लिए कोई भी लेटेस्ट तस्वीर नहीं थी, सिर्फ एक पहचान भर थी। दरअसल एक बार शूटआउट में ब्रजेश सिंह को पैर में गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो लंगड़ाता था। उस दिन मॉल में भी उसकी पहचान को इसी से पुख्ता किया गया, क्योंकि मुखबिर का बताया आदमी भी लंगड़ा रहा था, जिसने अपनी पहचान अरुण कुमार सिंह के नाम से छिपा रखी थी। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का एक और बहुत ही चर्चित कारनामा है 12 सितंबर 1992 का, जब देश में किसी गैंगस्टर ने पहली बार AK-47 चलाई थी और एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया था जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड ही नहीं, मुंबई पुलिस और देश को भी हिलाकर रख दिया था। 12 सितंबर 1992 की रात मुंबई का JJ हॉस्पिटल, घड़ी में 3:20 का समय हुआ था। अस्पताल में सब सोए हुए थे, मरीज थे, स्टाफ था, ड्यूटी पर वॉचमैन थे, वॉचमैन शंकर रामचंद्र जाधव। ब्रजेश सिंह दाऊद इब्राहिम गैंग के कुछ गुंडों और अपने भाई के साथ वहां पहुंचा। पहले से तय योजना के तहत ब्रजेश सिंह ने एक गुंडे को कॉलर से पकड़ा और नाटक किया जैसे पुलिस वाला अपराधी को पकड़कर ले जा रहा हो। वॉचमैन को शक हुआ, उसने पूछा, अरे कहां चले जा रहे हो? रुको रुको, यहीं रुको। ब्रजेश ने कहा, ये बहुत सांडपत्ती कर रहा था, धर लिया। वार्डमैन को ब्रजेश के लहजे से शक हो गया। वॉचमैन शंकर रामचंद्र जाधव ने कहा, रुको, मैं पुलिस वालों को बुलाता हूं। वो घूमा ही था कि रिवॉल्वर की बट से उसके चेहरे पर मारा तो वॉचमैन वहीं गिर पड़ा। इसके बाद हमलावर वार्ड नंबर 18 की ओर बढ़ने लगे, जहां शैलेश हलदनकर भर्ती था। वो अरुण गौली का आदमी था, जिसने करीब 1.5 महीने पहले ही दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी थी और गिरफ्तार होकर JJ हॉस्पिटल में भर्ती था। पुलिस उसकी सुरक्षा में तैनात थी। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बुलाकर दाऊद इब्राहिम ने यह काम दिया था। मतलब यह हमला दाऊद इब्राहिम का अरुण गौली गैंग से एक बदला था। ब्रजेश सिंह पूरी तैयारी से आया था। AK-47 राइफलें, पिस्तौलें, रिवॉल्वर, यहां तक कि डायनामाइट और हैंड ग्रेनेड्स भी। वो पश्चिम के गेट से घुसे।
गार्ड ड्यूटी पर पुलिस कांस्टेबल थे, कांस्टेबल विजय कृष्णा नागारे और हेड कांस्टेबल चैंतमन गजानन जावसेन और कांस्टेबल कंवल सिंह बद्दू भानावत भी थे और पीएसआई केजी ठाकुर ड्यूटी चेक करने आए थे। हमलावर वार्ड के पास पहुंचे। कांस्टेबल नागारे ने उन्हें देखा। उनके हाथों में हथियार थे। एक के हाथ में राइफल जैसा हथियार था। उसने चिल्लाया, हैंड्स अप, हिलो मत नहीं तो मार देंगे। कांस्टेबल ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह बंद नहीं हुआ। ब्रजेश ने आओ देखा न ताओ बंद दरवाजे पर अपनी AK-47 से 3-4 बार फायर किया। वार्ड की दूसरी तरफ ब्रजेश ने एक दूसरी टीम तैनात की थी। वहां से भी फायरिंग हुई। कांस्टेबल नागारे घायल हो गए। फिर शैलेश हल्दनकर और दूसरे 2 पुलिस कांस्टेबल पर बेतहाशा फायरिंग की गई। 500 गोलियां चली करीब। ब्रजेश सिंह के साथ आए सुभाष सिंह ने बाद में इकबालिया बयान दिया और कहा कि ब्रजेश सिंह बाद में वार्ड से बाहर आया और उससे कहा कि मैंने वार्ड के अंदर सभी लोगों को मार दिया है। इस हमले में अरुण गौली गैंग का शैलेश हल्दनकर, हेड कांस्टेबल चैंतमन गजानन जावसेन और कांस्टेबल कंवल सिंह बद्दू भानावत की मौत हो गई। घायल कांस्टेबल विजय कृष्णा नागरे ने आरोपी सुभाष सिंह की पहचान की। इस शूटआउट में ब्रजेश के साथ आए प्रधान और रवि भी जख्मी हो गए थे। उन्होंने वहां से भागने के लिए सूरज राव भिवंडी, निजामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष, उनकी सरकारी कंटेसा कार का इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें बाद में डॉक्टर मुहैया कराया। गोरेगांव के होटल में उन्हें ठहराया और 2 दिन बाद अपनी मारुति 1000 कार में उन्हें बिठाकर मुंबई से बाहर भेज दिया। कोर्ट ने इसे आतंकी हमले का केस माना। ब्रजेश सिंह ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा था, तभी उसने बड़ा धमाका किया था। 1985 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने वाराणसी में चौबेपुर पुलिस स्टेशन में आने वाले सिकरौरा गांव में नरसंहार को अंजाम दिया। 7 लोगों को मौत की नींद सुला दी और फरार हो गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया और 1986 में फिर फरार हो गया। उसके बाद ब्रजेश सिंह 2008 में भुवनेश्वर में ही दिल्ली पुलिस के हाथ लगा। और भी दिलचस्प कहानियां हैं ब्रजेश सिंह की, संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास करता हूं। साल था 1992। जून की कोई दोपहर, सूरज तप रहा था और गुजरात के मेहसाणा बस स्टैंड पर हलचल थी। तभी मारुति 800 कार रुकती है। 3 लोग उसमें से उतरते हैं, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और हरिया उर्फ HN सिंह। तीनों ने आंखों में धूप का चश्मा पहना था, चाल जैसे बॉलीवुड के विलेन हो। वहीं एक आदमी सड़क किनारे खड़ा था, नाम रघुनाथ यादव। वो अकेला था जो अपने परिवार से बचा था, बाकी सब मारे जा चुके थे। ब्रजेश सिंह उसके करीब पहुंचा और बोला, आज पूरा हिसाब होगा। और अगले ही सेकंड ऑटोमेटिक हथियार से रघुनाथ के शरीर को छलनी कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगी। ब्रजेश सिंह और उसके साथी भागते, तब तक पास में मौजूद सब इंस्पेक्टर SC झाला ने उन्हें रोका। रुको, पुलिस है, हथियार नीचे रखो। ब्रजेश पलटता है और धाएं। झाला की कमर के नीचे गोली लगती है। वो वहीं पर गिर जाते हैं। उस गोली की वजह से वो पैरालाइज हो जाते हैं। कहते हैं ये वो वक्त था जब ब्रजेश सिंह दाऊद इब्राहिम के लिए शूटर का काम कर रहा था। हालांकि 1993 बम धमाकों के बाद उसने दाऊद से नाता तोड़ लिया। इससे पहले साल 1990 की बात है। गाजीपुर के साधु सिंह से ब्रजेश का 36 का आंकड़ा था। साधु सिंह ने 1988 में ब्रजेश और त्रिभुवन के भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने साधु सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी बीच वो पिता बना। सोचिए, एक छोटा सा सरकारी अस्पताल है, साधु सिंह हथकड़ी में है, पुलिस कस्टडी में अस्पताल लाया गया है। वो अपने बच्चे को देखने आया था, लेकिन किसे पता था कि उसकी मौत उसी वक्त उसी दरवाजे से दाखिल हो रही थी। साधु ने ब्रजेश को देखा और बोला, सिपाही कौन है ये? तुम्हारे साहब हैं? ये साथी हैं? दरवाजे पर पुलिस की वर्दी में ब्रजेश सिंह खड़ा था। रौबदार चाल,
मूछें भी थी, हथियार साथ में था। उसने पूछा, तुम साधु सिंह हो ना? साधु सिंह की हलक से आवाज निकलती इतनी देर में गोली चली और साधु वहीं ढेर हो गया। ब्रजेश सिंह फिर फरार हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। अस्पताल में साधु का काम तमाम करने के बाद ब्रजेश त्रिभुवन सिंह और उस अपने कुछ साथियों के साथ साधु के गांव मुड़ियार पहुंचे। साधु के भाई और मां को मार डाला। कहा, ब्रजेश के खानदान से दुश्मनी मोल लेना मतलब यही होता है, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बचेगा, आखिरी लहू तक समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद 8 लोगों को गोलियों से छलनी कर मार दिया जाता है। गांव में अंधाधुंध फायरिंग होती है, 21 लोग जख्मी हो जाते हैं। ब्रजेश फिर ऐलान करता है, जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। तमाम मामलों में जेल में रहने के दौरान ब्रजेश सिंह, उसके परिवार के लोग फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन गुनाह की जिंदगी यही होती है। कुछ समय चमकीली लगती है, लेकिन कानून से छिपना, डर के साए में हमेशा जीते रहना और जेल की काल कोठरी, यही एक क्रिमिनल, एक रंगबाज का काला सच है। मैं माधव तिवारी इस वादे के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं कि अगली बार एक और रंगबाज की दिलचस्प और अनसुनी कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।